नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में आज हम आपके लिए शांति, शिक्षा एवं सतत विकास का पहला वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ, इसीलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक और ध्यान से देखें ताकि एक एक प्रश्न आपके अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे भी जाने। 1 नंबर में, 2 नंबर में बहुविकल्पी प्रश्न इसमें हमने शामिल नहीं किए हुए हैं, वो कभी और दूसरे वीडियो में शामिल कर लेंगे। लेकिन जो बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं वो भी तो लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नों से ही बनते हैं, तो इनको समझना बेहद जरूरी है ताकि कोई भी इस तरह का प्रश्न बने तो आप तुरंत उसका उत्तर लिख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने मैथ वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर मैथ वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, शांति शिक्षा से क्या अभिप्राय है? शांति शिक्षा से अभिप्राय ऐसी शिक्षा से है जो व्यक्तियों में ऐसे मूल्यों, कौशलों, अभिवृत्तियों का समावेश करे जिससे उन्हें दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखने एवं उत्तरदायी नागरिक बनने में मदद मिले। शांति शिक्षा का मतलब यही है कि ऐसी शिक्षा हमें दी जाए जिससे क्या हो, हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर सके और हमारे अंदर अच्छे मूल्य और कौशल और अभिवृत्तियों का समावेश हो। ऐसी शिक्षा शांति शिक्षा कहलाती है। अगला प्रश्न है, शांति शिक्षा का जो प्रमुख लक्ष्य है वो क्या है? शांति शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य व्यक्ति का समग्र विकास करना है, जिससे लोग हिंसा का मार्ग चुनने की बजाय शांति का मार्ग चुने। कोई भी बात को सुलझाना है, किसी भी समस्या का हल निकालना है, तो वहां पर जो है लोग हिंसा का मार्ग ना चुने, शांति से उस समस्या का हल निकालें। यही शांति शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है। व्यक्ति का समग्र विकास करना शांति शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है। अगला जो प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में शांति शिक्षा देने के क्या उद्देश्य हैं? जो शांति शिक्षा है वो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को दी जा रही, उसका उद्देश्य पूछ रहा है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में शांति शिक्षा के अंतर्गत इसका उद्देश्य बच्चों को प्रकृति की व्यवस्था, सुंदरता और सामंजस्य का आनंद उठाने में मदद करना है। मतलब जो प्रकृति की सुंदरता है, प्रकृति की व्यवस्था है, प्रकृति का जो आपसी सामंजस्य है, उनका आनंद उठाने में बच्चों को मदद करना, यही शांति शिक्षा का प्राथमिक स्तर पर मुख्यतः उद्देश्य है। उन्हें ऐसे कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो दूसरों के साथ शांति से रहने के लिए आवश्यक है। शांति शिक्षा की जब भी बात आएगी तो उसका जो मेन उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य है, उसका यही मतलब है कि हमें दूसरों के साथ शांति के साथ रहना है। ठीक है, लड़ाई दंगा नहीं करना है, अहिंसा का मार्ग नहीं अपनाना है। किसी भी समस्या को सुलझाना है तो उसको शांति से सुलझाइए। अगला जो प्रश्न है, शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता क्यों है ये बताना है। शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता इसलिए है क्योंकि शांति के लिए समाज को शिक्षा ही मानवीय बना सकता है। अब जो समाज होता है, अगर वहाँ शिक्षा नहीं होगी तो वहाँ पर अशिक्षा का जब माहौल होगा तो लोग ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे कोई जंगली जानवर व्यवहार करते हैं। तो जब शिक्षा होगी समाज में तभी वो मानव को मानवीय बनाता है। ठीक है, समाज को मानवीय बनाता है। शिक्षित होने का जो मतलब है वो होता है पूर्णता मानव होना। पूर्णता मानव होना ये होता है शिक्षित होने का मतलब। समुदाय में रहने की जरूरत हमारी मानवता के लिए बुनियादी आधार है। इसीलिए दूसरों के साथ सामंजस्य पूर्वक जीने का कौशल विकसित करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरों के साथ सामंजस्य पूर्वक मतलब आपसी व्यवहार के साथ रहना, मेल जोल बढ़ा के रखना, ये है शिक्षा का, जो शांति शिक्षा है उसका प्रमुख उद्देश्य। अगला जो प्रश्न है, शांति कौशलों के नाम लिखो। तो शांति कौशल मुख्यतः 3 प्रकार के दिए गए हैं आपके कोर्स में: चिंतन कौशल, संप्रेषण कौशल और वैयक्तिक कौशल। तो ये 3 कौशल शांति शिक्षा के कौशल है। अगला जो प्रश्न है, अभिवृत्ति क्या है? अभिवृत्ति वास्तव में एक मनोसामाजिक प्रत्यय है जो विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति के द्वारा किए जाने व्यवहार की प्रवृत्ति को बताता है। जब व्यक्ति किसी परिस्थिति में या किसी समस्या में फंसता है तो उसके द्वारा उस समस्या से निपटने के लिए किस तरह व्यवहार किया जा रहा है,
ये उसकी अभिवृत्ति बताती है। अभिवृत्ति धनात्मक, सकारात्मक या ऋणात्मक भी हो सकती है। अभिवृत्ति अनुभव द्वारा विकसित होती है। अनुभव द्वारा विकसित होने का मतलब यही है कि अगर आपने कभी पहले उस समस्या में फंस चुके हैं तो आप उस समस्या से कैसे निकले थे, उसका अनुभव आज आपके काम आएगा। तो यहाँ पर जो अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति अनुभव द्वारा विकसित होती है। अभिवृत्ति के विकास में प्रत्यक्षीकरण तथा संवेगात्मक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, ये सब तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और डीएलएड स्टूडेंट तो इतने टैलेंटेड होते हैं कि जो भी प्रश्न आ जाए उसको लिख जरूर देते हैं, कुछ ना कुछ तो लिख ही देते हैं। तो आप थोड़ा शब्दों पर भी ध्यान दीजिए। जो प्रश्न के शब्द हैं, शब्दों पर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आप उसका उत्तर जरूर लिख सकेंगे। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मान के चलिए एक तरीके से आपके लिए पावर बूस्टर है। जो आपको आता है और जो मैं बता रहा हूँ उन सब का मिक्सअप करके आप अच्छे से अच्छा उत्तर निकाल लेंगे, इतना तो मुझे आप पर भरोसा है। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, शिक्षा के माध्यम से विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों में कौन सी अभिवृत्तियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? शिक्षा के माध्यम से तो कौन सी अभिवृत्तियां हैं वो? सहनशीलता, मानव प्रतिष्ठा और मतभेद के लिए आदर, लिंग और जाति संवेदनशीलता, पर्यावरणीय जागरूकता, देखभाल और सहानुभूति, निष्पक्ष निर्णय लेना, सामाजिक जिम्मेदारी और जवाबदेही, आत्मसम्मान, बदलाव के लिए तत्परता। ये इतनी अभिवृत्तियां हैं जो सतत जो शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों में इन अभिवृत्तियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, व्यक्ति के सामाजिक विकास से क्या तात्पर्य है? व्यक्ति के सामाजिक विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करता है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं व रुचि पर नियंत्रण करता है, दूसरे के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है और अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध स्थापित करता है। सामाजिक विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक सम्माननीय, सहयोगी, उपयोगी तथा कुशल नागरिक बन जाता है। तो ये है आपका व्यक्ति का सामाजिक विकास। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का क्या अर्थ है? तो व्यक्तित्व का अर्थ क्या है? व्यक्तित्व से तात्पर्य शारीरिक गठन, रंग रूप, वेशभूषा, बातचीत के ढंग तथा कार्य व्यवहार जैसे विभिन्न गुणों के समायोजन से लगाया जाता है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी शब्द के पर्सनालिटी का हिंदी अर्थ है, जिसका अर्थ है व्यक्ति के बाह्य गुणों या बाह्य आचरण को इंगित करना। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ नकाब या मुखौटा है। तो व्यक्तित्व तो आप काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, तो इसकी जो परिभाषा है वो आपके सामने ये आप देख सकते हैं। व्यक्तित्व का जो तात्पर्य है वो शारीरिक गठन, रंग रूप, वेशभूषा, बातचीत के ढंग तथा कार्य व्यवहार जैसे विभिन्न गुणों के समायोजन से लगाया जाता है। 1 नंबर में परिभाषा आ सकती है और 2 नंबर में परिभाषा आती है। तो ये जितना मैंने आपके सामने लिख रखा है ये सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व के संबंध में 3 कौन सी बातें प्रमुख हैं? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है आपकी चाहे डीएलएड 4th सेमेस्टर की परीक्षा हो, चाहे 1st सेमेस्टर की परीक्षा हो, जो व्यक्तित्व है वो लगभग सभी में है। तो और यूपी टेट और सुपर टेट सब में व्यक्तित्व है, ठीक है। तो आलपोर्ट की हमेशा व्यक्तित्व के संबंध में एक परिभाषा पूछी जाती है। तो वो जो व्यक्तित्व के संबंध में जो परिभाषा होती है वो मेनली तौर पर आलपोर्ट द्वारा ही कही गई है, ठीक है। तो वही परिभाषा बार बार पूछी जाती है और उसका उत्तर आलपोर्ट ही होता है। तो यहाँ पर आलपोर्ट ने व्यक्तित्व के संबंध में बहुत अच्छी परिभाषा दी है। अब यहाँ पर प्रश्न है, व्यक्तित्व के संबंध में 3 कौन सी बातें प्रमुख कही हैं आलपोर्ट ने? आलपोर्ट के अनुसार जो 3 प्रमुख बातें हैं, व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक तथा गत्यात्मक होती है। व्यक्तित्व में मनो तथा शारीरिक दोनों प्रकार के गुण समाहित रहते हैं। व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन से अभिलक्षित होता है। तो ये 3 बातें व्यक्तित्व के संबंध में आलपोर्ट द्वारा प्रमुखता से कही गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। व्यक्तित्व के विकास हेतु किन बातों पर जोर देना चाहिए? तो व्यक्तित्व का विकास करना है तो इन 3 बातों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। हमें सदैव अच्छी आदतों को ही अपने व्यक्तित्व का स्थायी अंग बनाना चाहिए। बुरी आदतों को अपने व्यक्तित्व में जगह नहीं देनी है।
व्यक्तित्व को अच्छा बनाने के लिए शालीन, श्रेष्ठ एवं मधुर व्यवहार को अपने स्वभाव का अंग बनाना चाहिए। मतलब हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर भड़कना नहीं चाहिए। तो मतलब शालीन रहना है, मधुर व्यवहार करना है सभी के साथ, और इसको अपने स्वभाव का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए। व्यक्तित्व के विकास के लिए हमें समाज के प्रति कर्तव्य पालन हेतु जागरूक रहना चाहिए। मतलब अगर व्यक्तित्व का विकास करना है तो समाज के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपका क्या कर्तव्य पालन है, उसको जरूर कीजिए। अगला क्या है, अगला प्रश्न है, प्राणियों के विकास एवं व्यवहार पर किन दो प्रमुख कारकों का प्रभाव पड़ता है? तो वो दो कारक हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। इन दोनों का प्रभाव पड़ता है प्राणियों के विकास और व्यवहार पर। वंशानुक्रम जहां जन्मजात व प्रकृतिजन्य होता है, वहीं वातावरण अर्जित व पोषण आधारित होता है। वातावरण आपको वैसा ही मिलेगा जैसे आपका पोषण हुआ है। अगर आपका अच्छी जगह पालन पोषण हुआ है तो आपका जो वातावरण होगा वो अच्छा होगा। अगर कहीं बुरा वातावरण है तो आपकी जो आदतें हैं वो भी बुरी हो जाएंगी। व्यक्ति के व्यक्तित्व पर इन दोनों का प्रभाव पड़ता है, वंशानुक्रम और वातावरण। अगला जो प्रश्न है, पर्यावरण की परिभाषा लिखो। पर्यावरण शब्द परि तथा आवरण से मिलकर बना है। परि शब्द का अर्थ है चारों ओर, आवरण शब्द का अर्थ है चारों ओर से ढकने वाला। अतः किसी भी व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वह उसका पर्यावरण है। तो पर्यावरण की परिभाषा बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये आप समझ लीजिए। अगला प्रश्न है, इसके साथ कुछ और भी है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी बातें आ जाती हैं जो मानव के जीवन तथा उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। मतलब अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पर्यावरण की परिभाषा पूछी जाए तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी बातें आएंगी जो मानव के जीवन और उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न है, वातावरण को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो वातावरण को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण से तात्पर्य है व्यक्ति के शरीर के भीतर विद्यमान परिस्थितियों से है, जबकि बाह्य वातावरण से तात्पर्य घर, परिवार, समाज में उपलब्ध विभिन्न परिस्थितियों से है। बाह्य वातावरण को भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक वातावरण आदि भागों में बांटा जा सकता है। मतलब वातावरण को तो पहले दो भागों में बांटा गया, आंतरिक और बाह्य। फिर बाह्य को भी कई भागों में बांटा गया, जैसे भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। अगला जो प्रश्न है, बालक के पारिवारिक पृष्ठभूमि का बालक के व्यक्तित्व विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसको देखिए ध्यान से। बालक जन्म से ही एक सामाजिक प्राणी होता है तथा सबसे पहले वह परिवारजनों के संपर्क में आता है। इसीलिए पारिवारिक पृष्ठभूमि का उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। परिवार के लोगों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जैसे प्यार, दुलार, ईर्ष्या और तिरस्कार आदि का प्रभाव बालक पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। परिवार में कलह होने या परिवार की संघर्षपूर्ण जीवन शैली तथा परिवारजनों की प्रवृत्तियाँ, महत्वाकांक्षा, रुचि, दृष्टिकोण, क्षमता तथा आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक स्थिति बालक के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मतलब जितनी भी स्थितियां हैं परिवार में वो बालक के व्यक्तित्व विकास में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो शांति, शिक्षा एवं सतत विकास के जो 15 प्रश्न हैं ये बहुत अच्छे से आपने समझ लिए होंगे। और दोस्तों अगर इन सब का टेक्स्ट आपको चाहिए, इनको डाउनलोड करना हो तो आप हमारी वेबसाइट dled.tet.in पर आप संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जो प्रश्न है, खेल कूद कैसा वातावरणीय कारक है? खेल कूद कैसा वातावरणीय कारक है? आंतरिक, बाह्य या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? इन चारों में से जो ऑप्शन सही है नीचे हमें कमेंट में तुरंत बताइए। और दोस्तों डीएलएड 4th सेमेस्टर की लगातार तैयारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।